In 1939, underline it. In 1939, Hitler violated the Non-Aggression Pact. Non-Aggression Pact एक ट्रीटी थी, एक पैक्ट था, एक एग्रीमेंट था जिसको हिटलर ने वॉयलेट किया था, मतलब उसका अपोज किया था। वॉयलेट करना मतलब किसी चीज को खराब करना, अपोज करना उसका। कौन सा ये था? कौन सा पैक्ट, कौन सा था? नॉन एग्रेशन पैक्ट का मतलब ही देखो, वो उसी से समझ में आ रहा है। नॉन एग्रेशन मतलब आपको गुस्सा नहीं दिखाना है अपना। जैसे हिटलर अभी क्या कर रहा है, जर्मनी क्या कर रहा है, वर्ल्ड वॉर 1 में जो कुछ भी उसने फेस किया है उसी को वहाँ पे वो एग्रेशन दिखा रहा है ना, अपना एज अ रिवेंज सब कुछ शो ऑफ कर रहा है। तो वही चीज़ नॉन एग्रेशन पैक्ट इसी के लिए था कि आपको अपना एग्रेशन नहीं बताना है। बट जर्मनी ने क्या किया, उसको अपोज किया कि वो ऐसा नहीं करने वाला। मेड विद स्टॉलिन एंड अटैक सोवियत रशिया। देखो अभी क्या हुआ, इस पैक्ट को हिटलर और उसके साथ किसने अपोज किया? स्टॉलिन। ये दोनों ने इसको अपोज किया, दोनों एक लीडर थे। और कहाँ पर अटैक कर दिया अपोज करके? रशिया पर। रशिया अगेंस्ट था ना जर्मनी के, और वो भी पावरफुल था, तो जर्मनी ने क्या किया, रशिया पर अटैक कर दिया। While the Nazi army was marching toward Stalingrad, Russian army was on the retreat. देखो अभी रशिया पर अटैक हो गया, अब जो है स्टॉलिन के अगेंस्ट हो गया हिटलर ने। हाँ देखो, हिटलर ने जो है ना नॉन एग्रेशन पैक्ट को अगेंस्ट किया। फिर उसने स्टॉलिन जो था, ये एक्चुअली लीडर था कहाँ का? रशिया का, रशियन लीडर था ये। अब हिटलर ने पहले नॉन एग्रेशन पैक्ट को अगेंस्ट किया, वॉयलेट किया कि मैं जो है उस पैक्ट को नहीं मानता, मैं एग्रेशन दिखाऊंगा अपना, ऑल ओवर द वर्ल्ड में वॉयलेंस करूंगा। फिर उसने रशिया पर अटैक किया, और फिर स्टॉलिन की जो आर्मी और थी, मतलब रशिया की भी आर्मी पावरफुल थी, हथियार बहुत थे, इसके पास सब था, तो एक जगह से काउंटर कर लिया। रशिया कितना बड़ा है, हम लोग देखते हैं ना वर्ल्ड मैप में, इतना बड़ा रीजन है। तो रशिया पर अटैक किया, एक तरफ की आर्मी को काउंटर कर लिया, अब दूसरी तरफ पड़ रहा है। ठीक है, तो देखो स्टॉलिनग्राड रशियन आर्मी। स्टॉलिनग्राड जो है ना ये एक सिटी है, हाँ रशिया की। और जो है ये रशिया का जो पार्ट यूरोप में आता है, देखो रशिया अगर वर्ल्ड मैप देखोगे तो रशिया का कुछ पार्ट जो है वो यूरोप में आता है। यूरोप में जो पार्ट आता है रशिया का, उसमें एक सिटी है स्टॉलिनग्राड। ये सिटी की जो आर्मी थी, अब जर्मनी हिटलर उसकी तरफ बढ़ रहा था। ठीक है, अटैक किया रशिया पर, एक तरफ की आर्मी कॉन्कर हो चुकी है, दूसरी तरफ स्टॉलिनग्राड की आर्मी उसकी आर्मी को कॉन्कर कर रही है। हिटलर ने अटैक किया है ना, हिटलर ने नॉन एग्रेशन जो पैक्ट था उसको अपोज किया। ठीक है, वायलेंस किया इसको लेकर, इसको नहीं माना। फिर नहीं मानने के लिए उसने एक एक्शन दिखाया। क्या कुछ आप कोई चीज़ को करना, आपको कोई चीज़ अगर प्रैक्टिकली आप करके दिखाते तो वो ज़्यादा समझ में आती है ना। तो हिटलर ने पहले तो इसको अपोज किया, फिर एक्ट में क्या किया, रशिया पर अटैक कर दिया। उस वक्त रशिया का लीडर कौन था? स्टॉलिन। ठीक है, अब जब रशिया की एक तरफ की आर्मी कॉन्कर हो चुकी है, रशिया मैंने बताया ना बहुत बड़ा है, दूसरी तरफ जो था यूरोप में जो रशियन पार्ट है वहाँ एक जगह है स्टॉलिनग्राड। यहाँ की जो आर्मी थी, अभी हिटलर इनसे लड़ने के लिए आगे जा रहा है, इनकी आर्मी से। अभी क्लियर हुआ? कुछ डाउट है? देखो अभी आगे। इन द मंथ ऑफ नवंबर 1943, यहाँ से अंडरलाइन करो, नवंबर 1943, ऑन रीचिंग स्टॉलिनग्राड 3 लाख soldiers of the unsuspecting Nazi army were caught in the trap set up by the Soviet army. जब नवंबर 1943 में क्या हुआ, जब हिटलर की आर्मी, जर्मनी आर्मी जो थी, जर्मन आर्मी, ये लोग जब स्टॉलिनग्राड पहुंचे, स्टॉलिनग्राड जा रहे हैं ना अभी आर्मी से लड़ने के लिए, जब यहाँ पहुंचे तो हिटलर के कितने सोल्जर? 3 लाख सोल्जर जो थे ये ट्रैप में फंस गए। जैसे रास्ते में जाल बिछाती है ना दूसरी आर्मी, 3 लाख जो सोल्जर थे वो फंस गए उस ट्रैप में। कोई भी ट्रैप हो सकता है, वो किसी भी तरीके का घेर सकते हैं, आपको घेर के मार दिया, ऐसा कुछ भी। तो 3 लाख सोल्जर हिटलर के कहाँ चले गए? 1943 के ये स्टॉलिनग्राड आर्मी के थ्रू मारे गए। ठीक है, मतलब एकदम अनएक्सपेक्टेड था। हिटलर की आर्मी अभी तक के सक्सेस पे सक्सेस मिलती जा रही है, अचानक से बस 3 लाख
सोल्जर, बहुत बड़ी अमाउंट है ये, इतने सारे सोल्जर्स एक झटके में ख़त्म। तो जाहिर सी बात है हिटलर को तो बहुत बड़ा सदमा पहुंचेगा, उसकी पूरी आर्मी एक तरह से गिर गई ना वहाँ पर। 3 लाख सोल्जर बहुत बड़ी अमाउंट है। देन सोवियत रशिया डिफीटेड द जर्मन्स अंडर द लीडरशिप ऑफ मार्शल गोर्गी ज़ुखोव। मार्शल जॉर्ज, इतना है। तो अभी मैंने बताया ये कौन होगा, इसकी लीडरशिप में हुआ, तो ये क्या होगा, आर्मी का क्या होगा, ये लीडर, सिपा सालार, हेड। किंग तो नहीं जाते ना वॉर में, यही लोग जाते थे ना। तो इसी की लीडरशिप में जर्मनी को किसने हरा दिया। अब जर्मनी का टाइम खत्म। आर्मीज ऑफ द अलाइड नेशंस टुक ओवर बर्लिन। जो अलाइड नेशन की आर्मी थी उसने अब और किसको कॉन्कर किया, बर्लिन। देखो ये अलाइड नेशन में कौन कौन आ रहा था, इंग्लैंड, फ्रांस, रशिया, इटली, अमेरिका, ये सब एरियाज। इन लोगों ने बर्लिन को कॉन्कर किया। हिटलर वेंट इन अंडरग्राउंड एक्साइल एंड कमिटेड सुसाइड। इतना बड़ा लॉस था जर्मन को ये। 3 लाख सोल्जर्स गए, आर्मी इतनी बुरी तरह हारी है, वो भी रशिया से। तो इसके लिए जर्मनी में ये हिटलर ने क्या किया, अंडरग्राउंड हो गया। और एग्जाइल का मतलब होता है ना कि जब आपके पास कोई रहने की जगह ना हो, ऑल ओवर द वर्ल्ड आप कहीं नहीं रह सकते, आपको हर जगह से भगाया जा रहा हो। तो हिटलर क्या हुआ, अंडरग्राउंड हुआ और सुसाइड। ठीक है, हाँ हाँ, रूम में नहीं, हिटलर जो एक टनल में, किसी टनल में जाकर सुसाइड किया था उसने। गुफा, जो टनल होते हैं ना, गुफा जिसको बोलते हैं हम लोग, वैसे कोई टनल में। बिफोर दिस हैपेंड, अंडरलाइन इट नाउ, बिफोर दिस हैपेंड Mussolini was also defeated and died. The Nazi soldiers in North Africa had also surrendered. जब ये सब हो रहा था, अभी हिटलर की सुसाइड से पहले ही, और कौन मर गया था, मसोलिनी हार भी गया और मारा गया। और नाजी सोल्जर जो नॉर्थ अफ्रीका में थे वो लोग भी सरेंडर कर दिया। लीडर ही नहीं रहा, किंग गया तो फिर सोल्जर्स तो खत्म ना। मैंने बताया ना कि अगर आपकी पूरी आर्मी ख़त्म हो जाती है लेकिन किंग अगर बच जाता है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर किंग मर गया, पूरी आर्मी बची है, तो आप हार। ये देखो सबसे पहले क्या हुआ, 1939 में हिटलर ने जो नॉन एग्रेशन पैक्ट था उसको अपोज किया, वॉयलेंट किया कि मैं इसको नहीं मानूंगा। और रशिया में उसने अटैक कर दिया एज अ, मतलब ये दिखाने के लिए कि मैं इस नॉन एग्रेशन पैक्ट को नहीं मानता हूँ। एक तरफ रशियन आर्मी को उसने कॉन्कर कर लिया, दूसरी तरफ, और उस टाइम रशिया का लीडर कौन था, स्टालिन। ठीक है, दूसरी तरफ जो रशिया का पार्ट यूरोप में है, ठीक है, वहाँ पर एक जगह, एक सिटी है स्टालिनग्राड में जो है अभी रशियन आर्मी रेडी थी हिटलर से लड़ने के लिए। और हिटलर की आर्मी जो है मार्च करके जा रही थी वहाँ तक, पैदल जा रहे थे ये लोग। अब क्या हुआ, रास्ते में हिटलर के 3 लाख सोल्जर्स ट्रैप में आ गए, मतलब जो है कुछ घात लगा के जो बैठे रहते सिपाही, वो तब कुछ जाल वाल बिछाया था, उसमें फंस गए और हिटलर के 3 लाख सोल्जर्स मारे गए। स्टालिनग्राड में वॉर हुई और हिटलर पूरी तरह से हार गया, जर्मनी पूरी तरह से ख़त्म। और ये लीडरशिप किसकी थी उस टाइम, या रशियन आर्मी में मार्शल जॉर्जी की। ठीक है, फिर उसके बाद जो है जो अलाइड नेशंस की आर्मी थी वो सब ने बर्लिन को अटैक कर लिया, बर्लिन को कंट्रोल में किया। और हाँ, कुछ बोला किसी ने, देन देखो फिर क्या हुआ, हिटलर अंडरग्राउंड हो गया और उसने उसको एग्जाइल किया गया, मतलब वो एकदम छुप गया था। फिर उसने सुसाइड कमिट कर लिया, वो हो गया। फिर उसके बाद जब ये सब हो रहा था उससे पहले ही मसोलिनी को भी डिफीट मिली, मसोलिनी भी मर गया। देन नाजी सोल्जर जो थे, जो नॉर्थ अफ्रीका में थे, उन लोगों ने भी सरेंडर कर दिया क्योंकि उनका किंग अब नहीं रहा, तो वो लोग भी कोई रीज़न नहीं चाहिए। अब देखो यहाँ एक ग्रीन बॉक्स है, अब तुम लोग का नाजीज़म और ये मसोलिनी दोनों क्लियर करती हो। सबसे पहले देखो क्या लिखा है वहाँ पे, फैसिज्म। लुक, इट इज़ अ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है फैसिज्म, विच डज नॉट बिलीव इन डेमोक्रेसी। ये आइडियोलॉजी किस पर बिलीव नहीं करती, लिबरलिज्म, इंडिविजुअल फ्रीडम एंड इक्वालिटी, ये सब चीज़ पर फैसिज्म बिलीव नहीं करता है। इंडिविजुअल फ्रीडम एंड इक्वालिटी, फैसिज्म ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड फैसिस, अंडरलाइन इट। फैसिज्म कौन से वर्ड से है, लैटिन वर्ड फैसिस।
After the First World War was over, Benito Mussolini, an Italian leader and later the Prime Minister of Italy, built a movement which he named as fascism. बेनेटो मसलिनी जो था वो एक इटालियन लीडर था और बाद में इटाली का क्या बना, वो प्राइम मिनिस्टर, और उसने एक मूवमेंट चलाया जिसका क्या नाम था, फैसिज्म. देन opposition to democratic institutions, greater focus on action, absolute political authority, centralization of political power, aggressive nationalism, justification of war and violence are the major characteristics of fascism. Opposite to democracy. डेमोक्रेसी क्या डिमांड करता है, लिबरलाइजेशन, सबको आज़ादी होनी चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए. फैसिज्म एकदम अपोजिट रहता है, वायलेंस होना चाहिए और जो है लोगों में इक्वालिटी नहीं चाहिए, ये सब कुछ नहीं. फैसिज्म बेसिकली में क्या, इसमें क्या रहता है ना, आपको आज़ादी नहीं होती किसी चीज़ की. अगर आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ बोलते हो तो आपको रातों रात गायब कर दिया जाएगा, फिर आपको कुछ पता नहीं चल सकता. 4 लोग खड़े होकर अगर गवर्नमेंट के अगेंस्ट बात भी करते हैं ना तो उसमें भी फिर अगले दिन आपको कुछ पता नहीं चल पाएगा, सब गायब हो जाओगे. ऐसे होता था. आप न्यूज़पेपर में कुछ उनके अगेंस्ट नहीं लिख सकते, आप उनके अगेंस्ट कुछ बोल नहीं सकते, आप उनकी पॉलिसी को जो है अपनी उस पर राय भी नहीं दे सकते, गलत राय नहीं दे सकते, मतलब नेगेटिव वे में नहीं ले सकते उसको, बिकॉज इट्स अ डेमोक्रेसी. और ये फैसिज्म है, यहाँ बोल कर लिखो. डेमोक्रेसी में आप नहीं बोल सकते हो, मोनार्की में आप नहीं बोल सकते हो. चाइना में जाओ और वहाँ जाकर बोलो गवर्नमेंट के अगेंस्ट, तो फिर देखो क्या होता है आपके साथ. आपको पावर, मतलब इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं होती है. लेक्चर के बाद मेरे को और कुछ बताती हूँ. चलो, नाजिज्म. टाइम क्या हो रहा है? ये कंप्लीट कर लेते हैं, फिर वर्ल्ड वॉर एंड इंडिया कल कर लेंगे, ठीक है. नाजिज्म इज इन अ वे अ स्लाइटली डाइवर्स फ्रॉम फैसिज्म. थोड़ा सा डिफरेंट है, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा डिफरेंट है फैसिज्म से. नाजिज्म गेव मोर इम्पोर्टेंस टू रेसिज्म. अब नाजिज्म में क्या होता है कि एक पर्टिकुलर रेस को लेकर आप जो है बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाते हो. अब जैसे रेस को लेकर जैसे बोल जाएंगे यहाँ पर रिलीजन को लेकर. अभी जैसे हिटलर क्रिश्चियन था और उसने सबसे ज़्यादा अपना हेट्रेड किस में दिखाया, ज्यूज़ में, है ना. उसको और किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, किससे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम, ज्यूज़ से. तो वही बताया कि नाजिज्म यही होता है कि आप पर्टिकुलरली किसी रेस को लेकर उसको जो है टॉर्चर करो. द जेनोसाइड ऑफ यूरोपियन ज्यूज़ in Germany by Hitler had its root in racism. It may be said that Nazism was an extremely aggressive and corrupt manifestation of fascism. मतलब कि वही बताया गया कि जो ज्यूज़ थे, जो ज्यूज़ रेस थी, उससे जो हिटलर का एक हेट्रेड था जो एकदम दुनिया के सामने बहुत अच्छे से खुलकर सामने आया. तो वही एक्चुअली नाजिज्म को सब इलेबोरेट करता है बहुत अच्छे तरीके से. और नाजिज्म हिटलर के अलावा और कोई भी कहीं पर भी कभी नहीं आया, सिर्फ हिटलर ने ही नाजिज्म को लाया था. इतना ख़राब मतलब रूल है जहाँ आप किसी ह्यूमन के वैल्यू ना करो, तो ऐसा रूल कोई कंट्री थोड़ी एक्सेप्ट कर सकती है. देन जापान एंटर्ड इन दिस वॉर इन सपोर्ट ऑफ जर्मनी. फैसिज्म जैसा ही है बिल्कुल, बस आप यहाँ पर किसी पर्टिकुलर रेस को लेकर जो है उसको टॉर्चर करते हो. Japan entered in this war in support of Germany. In 1941, underline it. In 1941, Japan attacked Pearl Harbor and destroyed the American naval base. Pearl Harbor ये ना एक्चुअली हवाई में एक जगह का नाम है, पर्ल हार्बर, ठीक है. हवाई अमेरिका में एक आइलैंड है, बहुत फेमस टूरिस्ट स्पॉट है. तो यहाँ पर जो है किसने अटैक किया, जापान ने, ठीक है, अमेरिका को सबक सिखाने के लिए. थर्स द वॉर फील्ड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर एक्सपांडेड फर्दर. अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एक और कौन ऐड हो गया फिर से, जापान. और अटैक किस पर हुआ है, अमेरिका. तो अब अमेरिका बदला तो लेगा ना, ऐसी थोड़ी वो करेगा, क्योंकि पर्ल हार्बर में क्या था, अमेरिका का नेवल बेस था, जो वाटर मिलिट्री होती है वो थी, वो उसको डिस्ट्रॉय कर दिया था. देन thus the war field of second world war expanded further. Later Japan went on capturing the regions of Philippines, Myanmar, Malaya and Singapore. ये सब जापान जो है ये एरियाज को कॉन्कर कर रहा था, ठीक है. In addition, Japan even marched up to Assam, Arakan and Imphal. This drove the British to act against Japan's aggression. जापान देखो कितनी फटाफट जो है एशियन कंट्रीज को कॉन्कर करता जा रहा है ना. उस टाइम पर चाइना भी जापान की कॉलोनी बन गया था, जापान कंट्रोल कर रहा था. वो मूवी है एक इप मैन,
इप मैन करके एक मूवी है, चाइनीज़ मूवी है, हिंदी में भी अवेलेबल थी, अब है या नहीं पता नहीं, बट आई हैव सीन इट। उस टाइम पर वो दिखाया गया, वो एक्चुअली एक बायोग्राफी है एक मार्शल आर्टिस्ट की, बट उसमें ये बताया गया कि उस टाइम पर जब जापान ने कंट्रोल किया था चाइना पर, तो इतना ज़्यादा मतलब हालात बुरे थे कि जैसे उन लोगों को कैसे मतलब जो देखो चाइना में मोस्ट लोग ज़्यादा मार्शल आर्ट्स वगैरह को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं ना, ज़्यादा लोग वो सब सीखते हैं। तो वहाँ पर ऐसा उन लोग करते थे कि जापान में जापानीज़ जो होते थे ना, वहाँ पे जो मिलिट्री बेस होता था वहाँ पर लेकर जाते थे मार्शल आर्टिस्टों को, उन लोग को जापानीज़ से लड़वाते थे, और अगर आप जीतते हो तो आपको बदले में चावल की थैलियाँ मिलती थी। तो लोग सिर्फ चावल के लिए, इतनी मतलब भुखमरी थी कि सिर्फ चावल के लिए लोग जाते थे। और अगर आप नहीं जीतते हो, जैसे अगर आपने एक आदमी को हराया तो आपको एक चावल की थैली मिलेगी, अगर आपने 3 से लड़ाई की उसमें से आपने एक को हरा दिया, बाकी 2 से आप हार गए हो, और फिर अगर आपने वो एक चावल की थैली उठा ली क्योंकि आपने एक को हराया है ना, तो आपको गोली मार दी जाएगी। ऐसे मतलब इतना ज़्यादा वो लोग मतलब वो कर रहे थे। तो जापानीज़ जो थे कि क्या था कि रूल तो कर रहे हैं, कॉन्कर कर रहे हैं एरियाज, प्लस जो है एग्रेशन के साथ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मतलब रूड बिहेव है ना अब इनका। तो अब जब इतना रूड बिहेव कर रहे थे तो क्या हुआ, अब यूरोपियन कंट्रीज़ ने देखे कि जापान इतना आगे बढ़ रहा है, तो अब यूरोपियन कंट्रीज़ जापान के अगेंस्ट फिर खड़ी हो गई, क्या जापान को कॉन्कर करेंगे। फिर क्या हुआ देखो, व्हेन जापान सीम टू हैव बीन गोइंग अहेड अनडॉन्टेड विद देयर एग्रेसिव पॉलिसीज, मतलब कि जब ये ऐसा लग रहा था वर्ल्ड को कि जापान जो है बहुत एंथुजियास्टिक तरीके से, बहुत ज़्यादा जोश में है और जो एकदम मतलब बस आगे बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, तभी अचानक जापान को एक झटका कहाँ मिला, एग्रेसिव पॉलिसी। अमेरिका लॉन्च एरियल अटैक टू जापानीज सिटीज व्हेन विथ एटम बॉम्ब्स, द फर्स्ट ऑन हिरोशिमा एंड देन नागासाकी। इतना आगे बढ़ा था जापान, लेकिन उसको ये नहीं याद रहा कि जापान पे भी कोई अटैक कर सकता है। तो अमेरिका ने क्या किया, ये एरियल अटैक था, मतलब हवा से जो बॉम्ब छोड़े गए थे, पूरे फाइटर प्लेन्स जाते हैं वहीं से बॉम्ब फेंके गए थे, और उसका असर आज तक हिरोशिमा और नागासाकी में पाया जाता है। वहाँ के लोग मतलब जो फिजिकली होते हैं ना वो इतने अच्छे नहीं होते हैं, उन लोग से मतलब उनकी बॉडी में वो पार्टिकल्स अभी भी होते हैं, अलग अजीब अजीब तरीके से लोग पैदा होते हैं। At last, Japan surrendered on 15th August 1945. This put an end to the Second World War. Clear?